Greetings, my viewers. I welcome you all to my channel, Medical Nutrition. In this video, I'll go over some of the terminologies used in the field of nutrition. आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. So, let's get started. अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास न्यूट्रिशन. Nutrition is the science of food and nutrients and other substances they contain and of their actions within the body, ingestion, digestion, absorption, and transport, metabolism, excretion. And a broader definition also includes the social, economic, cultural, and psychological implications of food and eating. अब इस डेफिनेशन में क्या मेन पॉइंट है हम देख सकते हैं कि पहली बात है कि न्यूट्रिशन जो है वो फूड और न्यूट्रिएंट्स की साइंस है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ यहीं तक ही स्टॉप कर देते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो जस्ट साइंस ऑफ फूड है और न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये जस्ट इतना नहीं है, बल्कि इसमें ये भी होता है कि बॉडी में किस तरह इंजेस्ट हो रही है, डाइजेस्ट हम किस तरह कर रहे हैं उसको, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद किस तरह हमें फ़ायदा दे रहे हैं बॉडी में, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़ के लिए. तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं और इवन न्यूट्रिशन आगे जाके भी एक्सपैंड हो गई है कि इसमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल भी वैल्यूज़ आ गई हैं कि मतलब किस तरह आप अपने इकोनॉमिकली और कल्चरली जो है किस तरह फूड को एक्सेप्ट करते हैं. इवन के साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं कि आगे जाके आप लेक्चर्स में देखेंगे कि बुलिमिया नर्वोसा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, कि वो भी लिंक्ड है थ्रू न्यूट्रिशन. कि वो बंदा जो है या बंदी, ख़ास तौर पे ये लेडीज़ में, टीन एज गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर पे, कि साइकोलॉजिकली वो फूड को इस कदर अपने ऊपर इम्पोज कर लेती हैं, या क्या कहना चाहिए कि वो इस कदर अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा नफरत करना शुरू हो जाती हैं कि वो फूड को साइकोलॉजिकली अपने ऊपर हावी कर लेती हैं. ठीक है, और मतलब उसमें आप आगे जाके हम देखेंगे कि उसमें ये होता है कि फूड बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो जाती हैं, उसके बाद फिर उसको वॉमिट आउट कर देती हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिशन में आती हैं. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फूड्स. तो फूड्स क्या हैं? दे आर द प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट कैन बी टेकन इनटू द बॉडी टू यील्ड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. ऑब्वियसली फूड हम क्या क्यों लेते हैं? एनर्जी लेने के लिए, और साथ में न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन, मिनरल्स हैं, and water for the maintenance of life, growth, repair of tissues. So this is just the definition of food. फिर डाइट क्या है? डाइट एनी फूड एंड बेवरेज दैट अ पर्सन ईट्स एंड ड्रिंक्स. ये सारा कुछ डाइट में आ जाता है कि अगर किसी की फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन डाइट है कि वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है या प्लांट बेस्ड ऑयल्स वगैरह ले रहा है, लेकिन वो एग वगैरह या मीट नहीं लेता, तो हम कहेंगे कि वो उसकी वेजिटेरियन डाइट है. इवन के हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में अगर किसी का गैस्ट्रिक कैंसर है या किसी की गैस्ट्रिक सर्जरी है, कोलोन कैंसर है, तो वो बिल्कुल प्योरिड फॉर्म में फूड लेता है या लिक्विड फॉर्म में लेता है, तो हम उसे कहेंगे कि उसकी लिक्विड डाइट है. नेक्स्ट कम्स दी फंक्शनल फूड्स. फंक्शनल नाम से ही जाहिर है कि ये कोई फंक्शन प्ले करेंगे बॉडी में. क्या है ये? कि द फूड्स दैट कंटेन द फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स. दीज आर द थ्री कीवर्ड्स. फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशन कंपोजिशन. न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन क्या है? कि मतलब कि वो सिर्फ न्यूट्रिशन या एनर्जी ही नहीं देते, बल्कि वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी अपने अंदर रखते हैं. इसके साथ ही साथ वर्ड यूज़ होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स. न्यूट्रास्यूटिकल को कभी कभी हम फंक्शनल फूड से मर्ज कर देते हैं, या कभी कभी हम कहते हैं कि फंक्शनल फूड भी न्यूट्रास्यूटिकल की टाइप है. न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल इज ए हाइब्रिड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल. इसमें क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल एनीथिंग है दैट इज कंज्यूम्ड प्राइमरीली और पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ रीजंस. तो अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शनल फूड है वो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल ही है. अब इसकी भी काफ़ी टाइप्स हैं आगे फंक्शनल फूड की भी. कभी हम प्लांट से भी ले सकते हैं उसको, एनिमल से भी ले सकते हैं, माइक्रोबियल प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं. प्लांट्स में आपको पता ही होगा, सुना होगा आपने कि विटामिन सी होता है, ल्यूटियन होता है, जीजेंथिन होता है, तो वो फंक्शनल फूड है. फिर एनिमल्स में हम देख लें तो वो EPA DHA जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ओमेगा 3s हैं, वो हमें मिलते हैं फिश, वॉलनट्स वगैरह से, तो वो हम कहेंगे कि वो एनिमल सोर्सेज से हम फंक्शनल फूड्स ले रहे हैं. फिर माइक्रोबियल है, आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो है वो दही यूज़ होती है, तो योगर्ट में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी जो है वो यीस्ट है जो कि हम बेकिंग वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंक्शनल फूड्स, और वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि हमें और फंक्शंस भी देते हैं
बियॉन्ड द न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन, जैसे वो कैंसर हो सकते हैं, या वो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचा रहे हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, तो ये सारी चीज़ें फंक्शनल फूड में आती हैं। नेक्स्ट आर फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स क्या हैं? दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो हम प्लांट से लेते हैं खासतौर पे, उससे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। फाइटो का वैसे ही मतलब भी प्लांट्स ही होता है। दैट हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द बॉडी। जैसे हम प्लांट्स में क्या लेते हैं? बीटा ग्लूकेन लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड लेते हैं, जीजेंथिन है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम कहेंगे कि ये फाइटोकेमिकल्स में आती हैं। पे देख सकते हैं डायग्राम है यहाँ पे शो की हुई कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें रास्पबेरीज हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, मतलब इस तरह की जितनी कलरफुल बेरीज हैं, खासतौर पे फाइटो न्यूट्रिएंट्स लिंक्ड हैं कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो इन सब में हम देखते हैं कि ये एंटी कैंसरस हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे जीजेंथिन है, ल्यूटिन वगैरह, मतलब डिफरेंट इसमें मिनरल्स, वाइटामिन हैं, और इसके अलावा फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन चीज़ों में पाए जाते हैं, और वो हमें डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा फंक्शनल फूड्स हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शनल फूड में क्या है, जैसे यहाँ पे किया सीड्स हैं, फिर एलोवेरा है, तो मतलब कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें। कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनको बाइल नहीं चाहिए होता एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फंक्शनल फूड्स हैं, कि वो एक फंक्शनल रोल हमारे बॉडी में प्ले करते हैं, कि हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, और हमें वाइटामिन मिनरल्स के अलावा जो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी हमें दे रहे हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स तो चले प्लांट से हैं, तो मतलब वैसे जो है वो हमें फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, जिनके मैंने पहले नाम दिए हैं। वो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, और भी डिफरेंट इसके आगे फंक्शंस हैं, ये हम अलग लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर द बॉडी, कि हमारी बॉडी इसको प्रिपेयर नहीं कर सकती, हमारी बॉडी इसको मेकअप नहीं कर सकती, तो हमें आउटसाइड द सोर्स, यानी कि आउटसाइड द बॉडी हमें फूड से लेने पड़ते हैं। ठीक है, 40 न्यूट्रिएंट्स करंटली हैं जो कि एसेंशियल हैं। अब एसेंशियल में भी टाइप्स हैं, कुछ को हम कहते हैं कि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सम आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बॉडी में ज़्यादा चाहिए होती हैं। इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे कि कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन जो है वो होनी चाहिए हमारी डाइट में। इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें कम अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, मतलब मिलीग्राम्स में एंड माइक्रोग्राम्स में हमें चाहिए होते हैं, जैसे वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसी तरह एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। एनर्जी यील्डिंग क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स दैट ब्रेक डाउन टू यील्ड एनर्जी द बॉडी कैन यूज। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। ठीक है, वाटर इसमें नहीं आता, मल्टीविटामिन मिनरल्स नहीं आते, बिकॉज वो हमें कोई एनर्जी नहीं देते, वो जस्ट हमारी रिपेयर के लिए, टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए होते हैं। वो जस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से एनर्जी रिलीज करवाने में मदद देते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शंस में जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कितनी कैलोरीज देता है? 4 किलो कैलोरीज देता है। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरीज दे रहा होता है ऑक्सीडाइज होने पे। और फैट्स जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, कि जब 1 ग्राम ऑफ फैट ऑक्सीडाइज होता है तो इट गिव्स अस विद 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी क्या है? अ मेजर ऑफ एनर्जी अ फूड प्रोवाइड्स रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ फूड, मतलब कितनी फूड की अमाउंट है और उस अमाउंट के हिसाब से वो कितनी एनर्जी आपको देता है, उसे हम कहेंगे कि वो एनर्जी डेंसिटी बताता है। किलो कैलोरीज पर ग्राम इसका यूनिट होता है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे वाली एग्जांपल में, इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि एक बर्गर है और एक फिश वेजिटेबल सैलड भी है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट जो है वो फिश सैलड की है बर्गर की निस्बत। बर्गर में चीज़ है और साथ में कबाब है, तो ये मिल के हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, काफ़ी एनर्जी डेंस है। जब हम किसी एक्सचेंज लिस्ट से, जो न्यूट्रिशन में बहुत यूज़ होती है, आगे हम इसको स्टडी भी करेंगे, उससे जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बर्गर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू फिश सैलड। ठीक है, फिश सैलड में फ़िश है और साथ में वेजिटेबल्स डाले गए हैं, तो वेजिटेबल्स की एनर्जी कंपैरेटिवली ये बीफ कबाब से और चीज़ से कम होती है। तो हम कहेंगे इसकी एनर्जी जो है, जो कबाब है या जो बर्गर है, इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिश सैलड। इसी तरह न्यूट्रिएंट डेंसिटी है।
न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होती है? अ मेजर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अ फूड प्रोवाइड्स रिलेटिव टू द एनर्जी इट प्रोवाइड्स, यानी कि एनर्जी की निस्बत वो कितने न्यूट्रिएंट्स हमें दे रहा है। तो ज़्यादा हेल्दी, आप डेफिनेशन से अंदाज़ा लगा लें कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी या न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी होंगे। द मोर न्यूट्रिएंट्स एंड द फ्यूअर द कैलोरीज द हायर द न्यूट्रिएंट डेंसिटी। न्यूट्रिएंट डेंसिटी प्रमोट्स एडिक्वेसी एंड किलो कैलोरी कंट्रोल। जब आप न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें लेते हैं, फूड जो है वो इनटेक करते हैं, तो वो हमें एडिक्वेसी देता है कि आपके सारे मल्टीविटामिन्स मिनरल्स जो हैं वो पूरे हो रहे होते हैं बॉडी में, और साथ में कैलोरी कंट्रोल भी है कि वो कम एनर्जी में आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है। फॉर एग्जांपल, आप एक मिल्क ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क और एक चीज़ को अगर आप कंपेयर करें, 1 कप स्किम मिल्क है और 1.5 आउंस चीज़ है, दोनों मिल्क, हम कहते हैं कि 60 कैलोरीज में ये 300 मिलीग्राम्स कैल्शियम दे रहा है, और जबकि वो उसकी कैलोरीज जो है वो ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल 70 कर देते हैं, तो 70 किलो कैलोरीज में वो हमें 300 मिलीग्राम कैल्शियम दे रहा है। तो अब हमें जो है वेट कंट्रोल भी करना है, तो हम कहेंगे कि इसने कम कैलोरीज में हमें ज़्यादा कैल्शियम दिया है। कोई एक न्यूट्रिएंट की मैं बात कर रही हूँ, न्यूट्रिएंट कोई भी हो सकता है, कैल्शियम है, विटामिन डी, विटामिन ए हैं, और भी हैं, जिंक है। अभी हम सिर्फ इस एग्जांपल में खास तौर पर कैल्शियम की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि मिल्क जो है, ग्लास ऑफ मिल्क जो है वो हमें कम कैलोरीज में ज़्यादा न्यूट्रिएंट दे रहा है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट बॉक्स में आएँ तो आप इसमें देखेंगे कि मतलब ये बीफ कबाब है और साथ में चीज़ है, बर्गर है। इसमें कैलोरीज तो बहुत हैं, लेकिन आप देख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं हैं, सिवाय फैट्स के, या प्रोटीन ही है सिर्फ, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप फिश सैलड में देखते हैं तो इसमें वेजिटेबल से आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट मल्टीविटामिन्स मिल सकते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, इसके अलावा आपको मिनरल्स इसमें से मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, और फिश में ओमेगा 3 हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन यू कैन चूज़ फ्रॉम, कि आपको खुद पता चल रहा है कि ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन कौन सी है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर दिस, एंड इन दिस एग्जाम्पल यू शुड ऑप्ट फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क। नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें आप न्यूट्रिएंट डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स इंक्लूड की हैं। आप देख सकते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव सीरियल मिल्क, सैलड, टर्की सॉसेज है, टोस्ट है, जैम है, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। जबकि आप इसमें देख सकते हैं कि राइट साइड पे जस्ट डोनट है, साथ में कॉफ़ी वगैरह है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है हमें 500 कैलोरीज देते हैं। ठीक है, इधर भी 500 कैलोरीज हैं, इधर भी 500 कैलोरीज हैं, लेकिन आपको डायग्राम से पता चल रहा है ज़्यादा डिफरेंस क्या है इसमें, कि इसकी दोनों की कैलोरीज तो सेम हैं, लेकिन वो हमें ज़्यादा वैरायटी दे रहा है फूड की। इसमें वैरायटी बहुत है, इसमें मल्टीविटामिन ज़्यादा मिलेंगे आपको, इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, 3 टाइम्स जो है वो इससे राइट एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसमें फूड की वैरायटी ज़्यादा है और अमाउंट भी ज़्यादा है, जबकि इसमें जस्ट डोनट्स हैं, उससे कोई आपको इतने खास न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। तो हम कहेंगे कि द लेफ्ट ऑप्शन विद द सीरियल मिल्क एंड सैलड, एग, टर्की सॉसेज, दिस ऑप्शन इज मच न्यूट्रिएंट डेंस एज कम्पेयर टू डोनट्स। ठीक है, इसमें एनर्जी डेंसिटी कम है, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंसिटी इसमें ज़्यादा है, कि ये कम, हमें सेम उतनी ही कैलोरीज, यानी कि ये भी 500 देता है, ये भी 500 देता है, लेकिन आपको इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि 500 कैलोरीज के साथ आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने को मिल रही हैं, सैलड है, सॉसेज है, टोस्ट है, मतलब इसमें आपको विटामिन्स भी मिल रहे हैं, ये मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन की एक बैलेंस अमाउंट मिल रही है। लेकिन इसमें जस्ट फैट्स हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इट हैज़ लोअर एनर्जी डेंसिटी, द फर्स्ट ऑप्शन हैज़ लोअर एनर्जी डेंसिटी एंड इट इज़ मोर न्यूट्रिएंट डेंस एज कम्पेयर टू द सेकंड ऑप्शन। फिर हम नेक्स्ट में ये पॉइंट आता है, ख़ास तौर पे जो आगे भी चलेगा, साथ साथ न्यूट्रिशन फील्ड में चलता रहेगा, कि डाइटरी इनटेक, ये तो हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स कितने, किसमें कितने हैं, कितने हमें जो है रिक्वायर्ड होते हैं, ज़्यादा चाहिए कम, लेकिन कितने ज़्यादा चाहिए या कितने कम चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो कि हमें बताएंगे कि हमें कितनी एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी कंपोनेंट्स कितने लेने चाहिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ कंपेयर करके। ठीक है, हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कितने हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। इन रिकमेंडेशंस को हम कहते हैं डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स, DRIs। ठीक है, अब इसके आगे 4 स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। ये 4 स्टैंडर्ड हर जगह यूज़ होते हैं, कि अगर किसी का RD है तो ख़ास तौर पे फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है, कि मतलब किसी का अगर RDA नहीं है तो हम बाकी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है पढ़ेंगे, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स, EAR,
recommended dietary allowance RDA, adequate intake AI, and tolerable upper intake levels. Estimated average requirements क्या हैं? EAR क्या है? The average daily amount of nutrient that will maintain a specific biochemical or physiological function in half the healthy people of a given age and gender group. ठीक है, मतलब women का, men का, चिल्ड्रन का, ओल्ड एज पीपल का, सबका डिफरेंट होता है रिक्वायरमेंट जो है उनकी, उनका जो लेवल है न्यूट्रिएंट्स लेने का वो डिफरेंट है। हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेडीज़ में और होती है, मेन में और होती हैं। खासतौर पे आयरन जो है वो लेडीज़ में ज़्यादा चाहिए होता है, कैल्शियम उनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए कमेटी ने सेटअप किया है एक स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, और वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करेगा। मतलब कि वो 50% ऑफ द पीपल जो हैं, किसी भी ग्रुप में 50% ऑफ द पीपल की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करेगा, उसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें जो आएंगी EAR में वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करेंगी। सो इफ़ यू लुक एट दीज टू ग्राफ्स, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि EAR क्या है। फॉर एग्जांपल इस तरफ जो है वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं, और डाउनवर्ड जो है वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट की। कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है उसकी हम बात करते हैं। हर न्यूट्रिएंट की अपनी EAR है, हर एक का अपना RDA होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम EAR की बात कर रहे हैं, तो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है जो कवर कर रहा है न्यूट्रिएंट इनटेक पूरी पॉपुलेशन की। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट पीपल हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑब्वियसली हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक की एक्टिविटी डिफरेंट होती है, जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की। कैल्शियम किसको कितना चाहिए, आयरन किसको कितना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जिंक जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है बच्चों में, बड़ों में। तो अगर हम EAR यहाँ पे देखें तो ये एक ग्राफ जो है वो कवर कर रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। इसका जो हाफ होगा, जो हाफ वैल्यू होगी इसकी, वो हमें बताएगी कि वो EAR है, यानी कि उसने हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करना है। तो हम देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में A और B पर्सन की वैल्यूज जो है वो कवर हो रही हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है। एवरेज जो है वो हाफ के लिए होता है, तो A की जो है वो हम कहेंगे कि राउंड अबाउट लेस देन 40 तक जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, 40 यूनिट्स उसको चाहिए, जबकि जो B है उसको 35 to 36 यूनिट्स जो है न्यूट्रिएंट के चाहिए हैं पर डे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें कि EAR तो चलो डिफाइन हो गया, लेकिन जो पॉइंट C है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पॉइंट C की वैल्यूज नहीं कवर हुई। कि अगर कोई न्यूट्रिएंट हमने लिया है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की वैल्यू तो यहाँ तक तो कवर हो गई कि चलो इतने नंबर ऑफ पीपल जो है वो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो पेशेंट जो पर्सन C है उसको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, EAR के जरिए नहीं हो रहा, तो कमेटी ने, न्यूट्रिशन कमेटी ने एक और वैल्यू सेटअप की, उसे हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। व्हाट इज RDA? द एवरेज डेली अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट कंसिडर्ड adequate to meet the known nutrient needs of practically all healthy people, a goal for dietary intake by the individuals। अब ये जो है वो हर इंडिविजुअल के लिए खास तौर पे रिकमेंड करता है कि कितने उसको न्यूट्रिएंट लेने चाहिए, कितनी अमाउंट में, डेली अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं। डेली अमाउंट जो है उसकी डिफाइन करने के लिए RDA लाया गया, और RDA जो है वो हर इंडिविजुअल के लिए अलहदा है, एंड इट इज क्लोजेस्ट टू एवरीवन्स नीड। सो अब इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हाफ वैल्यू तो EAR ने कवर की, लेकिन जब टॉप ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि पूरी रेंज के एंड पे जो वैल्यू बनती है उसे हम कहेंगे दिस इज RDA। अब RDA में देख सकते हैं कि 98 to 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कवर हो रही है, और इसमें जो पर्सन C है जो EAR की वजह से मिस हो गया था कि उसको न्यूट्रिएंट्स जो है अमाउंट उसकी रिकमेंड नहीं हो पा रही थी EAR से, तो RDA ने उसको भी कवर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि A, B और C पेशेंट, सॉरी मैं पेशेंट कह रही हूँ, जो पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाती हैं through RDA। Adequate intake क्या है? Adequate intake is the average daily amount of a nutrient that appears sufficient to maintain a specified criterion। ठीक है, मतलब डेली अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स की जो एक खास क्राइटेरिया को कवर अप करे, उसे हम कहते हैं दिस इज एडिक्वेट इनटेक। इसमें तीन बातें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट इज दैट कि ये एडिक्वेट इनटेक जो है टेंटेटिव है, टेम्परेरीली यूज होती है जब हमारे पास RDA ना हो। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस जो है वो नहीं हुई होती, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस जो है वो नहीं होता, तो हम तब जो है एडिक्वेट इनटेक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है
Okay, and RD is based on the enough scientific evidence to expect that the needs of almost all healthy people will be met. जैसे हमने पहले देखा कि RDA जो है उसमें सारे लोगों की almoस्ट 99 ऑफ द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मीटअप हो रही होती है, लेकिन एडिक्वेट इनटेक में ऐसा नहीं है, ये टेंटेटिव है। कोई भी साइंटिफिक जजमेंट, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जब हमारे सामने आती है तो हम एडिक्वेट इनटेक को वेरी कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से चेंज हम कर सकते हैं एडिक्वेट इनटेक को। और जब हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर हम एडिक्वेट इनटेक को स्किप कर देते हैं और उसकी जगह फिर आरडीए यूज होता है। और थर्ड थिंग इज दैट इट एक्सीड्स द एवरेज रिक्वायरमेंट्स। ये सबको आरडीए से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है एडिक्वेट इनटेक, लेकिन ये याद रखना है कि ये हमेशा एवरेज रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही होगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करेगा, बल्कि ये मोस्टली जितने जो हेल्दी लोग हैं, जितनी वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो उनके लिए सफिशिएंट है अमाउंट्स, उससे एक्सीड करता है या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज रिक्वायरमेंट से हमेशा ये ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल, द मैक्सिमम डेली अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट दैट अपीयर्स सेफ फॉर मोस्ट हेल्दी पीपल एंड बियॉन्ड व्हिच देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। टॉलरेबल अपर लिमिट क्या है? मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं सच एज विटामिन ए, ठीक है, उसकी एक खास लिमिट है कि उससे ऊपर अगर आपने एक्सीड कर दिया तो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो इसलिए सेफ्टी को डिफाइन करने के लिए हम टॉलरेबल अपर लेवल यूज करते हैं, जिसमें एक रेंज होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, एक फुल रेंज होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की अमाउंट्स की, ठीक है। अब वो क्या नीचे लिख रहा है कि विद मार्जिनल एंडेंजर जोन्स बोथ बिलो एंड अबव इट, ठीक है, एक रेंज ऑफ अमाउंट्स हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की, जिसमें से जो मार्जिनल जोन होगी वो डेफिशिएंसी को शो करेगा, और जो डेंजर जोन होगा वो क्या करेगा, वो बताएगा कि ये कितनी टॉक्सिक है या ओवर कंजम्पशन हो सकती है। और ओवर कंजम्पशन कब होती है न्यूट्रिएंट्स की? जब आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और साथ साथ आप उसी न्यूट्रिएंट के फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं तब। लेकिन जब आप नेचुरल हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं तो तब आप नहीं एक्सीड कर सकते डेंजर जोन को। ओके, फिर उसके बाद है एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, EER, द एवरेज डाइटरी एनर्जी इंटेक दैट मेंटेन्स एनर्जी बैलेंस एंड गुड हेल्थ इन पर्सन ऑफ अ गिवन एज, जेंडर, वेट, हाइट एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये सारी चीजें जो हैं ये वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। हर पर्सन की एक्टिविटी और है, उसकी हाइट, वेट, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट है, इसलिए उसके हिसाब से हम एनर्जी लेवल सेटअप करते हैं कि कितनी किलो कैलोरीज जो है उसको पर डे चाहिए होंगी टू मेंटेन हिज वेट एंड गुड हेल्थ, ठीक है। और इसकी की क्या है? बैलेंस, मॉडरेशन एंड वैरायटी। इसकी पहले भी बात हो चुकी है कि आपने अपनी डाइट में हर फूड ग्रुप से जो है आइटम कंज्यूम करना होता है, और एक खास लिमिट में, एक खास क्या कहना चाहिए, मॉडरेशन में यूज करना होता है कि ना ज्यादा वो एक्सीड करे और ना ही वो डेफिशिएंट हो, ठीक है। और वैरायटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दिस इज ANDR, acceptable macronutrient distribution ranges. That is, the ranges of intakes for the energy nutrients that provide adequate energy and nutrients and reduce the risk of chronic diseases. इसमें क्या आता है कि कितनी हमें रेंज में लेने चाहिए एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। पढ़े थे हमने पहले भी इस पर बात हुई है कि एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास तीन ही हैं, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कि वो 1 ग्राम ऑक्सीडाइज होने पे कितनी किलो कैलोरीज हमें दे रहे होते हैं। तो ये एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये तीन, ठीक है। वाटर जो हो गया वो हमें एनर्जी नहीं देता, तो इसलिए वो एनर्जी न्यूट्रिएंट नहीं है। वो इसी तरह हमारे लिए जो वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी हमारे लिए एनर्जी न्यूट्रिएंट नहीं है। लेकिन प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में वो हमारे लिए एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस जो हैं वो ये बताती हैं कि कितनी रेंज में हमें लेने चाहिए। जैसे कि आपको इस पाई चार्ट से पता चल रहा है कि प्रोटीन जो है डेली डाइट में 10 to 35% जो है वो लेने चाहिए, ठीक है, 10 to 35% ऑफ द टोटल कैलोरीज, ठीक है, डेली जो है वो लेनी चाहिए। फैट्स जो है वो 20 से 35% ऑफ द कैलोरीज होने चाहिए डाइट में। और आप देख सकते हैं हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है, कि वो एक क्या कहना चाहिए कि अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एबिक्यूटस है। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी चाहिए? 45 to 65% जो है वो चाहिए। ये एक हेल्दी पर्सन के लिए, जो मेल नरिश्ड है, इल है या हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके लिए चेंज हो जाती हैं, ठीक है, उसके लिहाज से हमें करना पड़ता है। ये जो रेंजेस हैं ये हेल्दी लोगों के लिए हैं। किसी ने अगर अपना वेट रिड्यूस करना है तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं, ये जो परसेंटेजेस हैं ये हम थोड़ी सी रिड्यूस कर सकते हैं या एक्सीड कर सकते हैं। कुछ ने हो सकता है प्रोटीन जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है, तो हम ये लिमिट कर देते हैं।
कुछ को फैट्स रिस्ट्रिक्ट करने पड़ जाते हैं तो हम ये लिमिट कर देते हैं। डिफरेंट डिजीज़ की ऑब्वियसली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो पाई चार्ट है ये हेल्दी पीपल के लिए है, कीप दैट इन माइंड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि हाउ अ डाइटिशियन मेक्स न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस तरह न्यूट्रिशन रिकमेंडेशंस उसको कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एस्टिमेट ऑफ द एडिक्वेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट इनटेक अप्लाई टू हेल्दी पीपल। सबसे पहली बात कि जो हमने ऊपर आरडीएस पढ़े हैं, एडिक्वेट इनटेक जो लेवल पढ़ा है हमने, वो अप्लाई होता है हेल्दी पीपल के लिए। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो सारी जो रिकमेंडेशन जो पीछे हम पढ़ के आए हैं ये हेल्दी लोगों के लिए है। जो बीमार लोग होंगे उनके लिए ऑब्वियसली हमें चेंज करनी पड़ेगी। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है कि रिकमेंडेशंस कैन ओनली टारगेट मोस्ट ऑफ द पीपल एंड कैन नॉट अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल वेरिएशंस इन न्यूट्रिएंट नीड्स। रिसर्च तो हो रही है, अभी भी एडवांस चल रही है, लेकिन इतनी नहीं है कि हम हर खास तौर पे हर इंडिविजुअल के लिए देखेंगे उसको कितनी चाहिए होगी। उसकी ऑब्वियसली हर एक की बॉडी डिफरेंट है, इसलिए जो है वो न्यूट्रिजेनोमिक्स जो है वो एक फील्ड फ्यूचर में आएगी हमारे पास, कि उसमें हम देखेंगे कि जीन्स के साथ कंपेयर करके हम उसके न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन हम उसको दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए रिकमेंडेशन जो है वो आप याद रखिएगा कि वो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए होता है। वो ये नहीं होता कि खास इंडिविजुअल के लिए उसके मुताबिक होगा। जो मतलब सबके लिए जो चीज़ सफिशेंट होती है वो हम कहते हैं कि वो इंडिविजुअल को भी हम बाय टेस्ट एंड प्रैक्टिस हम देखते हैं कि उसको मैच करती है तो हम उस पर भी अप्लाई कर देते होते हैं। ठीक है, डाइट्स जो हैं उनमें वैरायटी होनी चाहिए। पहले भी बात हो चुकी है कि डाइट में आपकी बहुत वैरायटी होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ठीक है, मिल्क होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिश 2 टाइम्स अ वीक जो है वो आपको देना है। तो ये वैरायटी ऑफ फूड देना चाहिए कि आपकी जितने वाइटामिन हैं, जितने मिनरल्स हैं, वो सारे आपके कवर अप हो जाएँ। फिर उसके बाद है कि रिकमेंडेशंस अप्लाई टू एवरेज डेली इनटेक। ठीक है, डेली इनटेक की बेस पे हमने करना होता है। डेली जो है उसमें न्यूट्रिएंट लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें विटामिन सी जो है वो फॉर एग्जांपल वो लेमन्स लेता है या वो ऑरेंजेस ले रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक दिन ऑरेंज खाएगा तो उसकी जो हफ्ता है उसका अच्छा गुजर जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं है। बल्कि नहीं, ये दिस इज़ रॉन्ग, उसको रोज़ लेना पड़ेगा ताकि उसकी रोज़ की रिक्वायरमेंट जो है पूरी होती रहे। क्योंकि बॉडी जो है हमारी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में है कि कभी आप स्वेटिंग कभी होती है, एक्सक्रीशन रेट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, या आपकी एक्सरसाइज या एक्टिविटी लेवल जो है बढ़ जाता है। इवन कि हमारे रोज़ टिश्यूज़ जो हैं वो रीजनरेट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। मेंटेन उनको करने के लिए रोज़ के रोज़ हमें एक बैलेंस्ड अमाउंट में, एक वैरायटी की फॉर्म में जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ट्राइंग टू मीट द रिकमेंडेशंस फॉर एवरी न्यूट्रिएंट एवरी डे इज़ डिफिकल्ट एंड अननेसेसरी है। ये भी नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें कि हर न्यूट्रिएंट आपको चाहिए, नहीं, बल्कि आप जब आप बैलेंस मॉडरेट डाइट लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट में चीज़ें लेंगे, वैरायटी में लेंगे, तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स कवर अप हो जाएंगे। आपको किसी भी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। Then each of the DRI categories serves as a unique purpose. For example, EAR are most appropriately used to develop and evaluate the nutrition programs for groups such as school children or military personnel. The RDA or AI, if an RDA is not available, can be used to set goals for individuals. RDA जो है वो individuals के लिए आप सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह EAR जो है वो आपको पता है कि पॉपुलेशन के लिए होता है, तो EAR आप स्टडी कर सकते हैं कि मतलब तो फॉर एग्जांपल के यहाँ पे एग्जांपल दी है कि स्कूल चिल्ड्रन है या मिलिट्री पर्सनल है, कोई आर्मी वगैरह में उनकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उनका EAR लेवल क्या है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उस बंदे पे कि अगर वो उस ग्रुप से बिलोंग करता है तो आप उसके लिए EAR जो है रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए। टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल जो हैं वो भी इसलिए हैं कि हम उनको न्यूट्रिएंट्स, जब हम उसको किसी को कहते हैं कि सप्लीमेंट लो, लेकिन हम साथ में उसको ये भी कहते हैं, ये भी हमें देखना पड़ता है कि कितनी अमाउंट में वो सप्लीमेंट देगा। ये ना हो कि वो टॉक्सिक हो जाए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेने से वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक मॉडरेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट लेने होते हैं ताकि टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल जो है वो क्रॉस ना हो।